अफसरान की मौतें। महंगी गाड़ियों में घूमेंगे। महकमा कानून ने करोड़ों रुपए की नई गाड़ियां खरीद ली। 9 करोड़ 59,88,000 की लागत से 2025 मॉडल की 25 गाड़ियां खरीदी गईं। गाड़ियां सिंध असेंबली के अंदर पहुंचा दी गईं। गाड़ियों में नए मॉडल की 17 कल्टस और 8 ऑल्टो कारें शामिल। मजीद जानते हैं आजाद नौहरियों से। जी आजाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानब से तवील अरसे से नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आई थी, लेकिन इस वक्त जो है वज़ीर आला सिंध यानी सिंध काबीना की मंजूरी के बाद महकमा कानून, इंसाफ, मालियात अमूर, प्रोसिक्यूशन ने बाकायदा तौर पर 25 नई गाड़ियां खरीद कर ली है। ये गाड़ियां मजमूई तौर पर 9 करोड़ 59,88,000 की लागत से खरीदी गई है। 2025 मॉडल की 25 गाड़ियां जिसमें कल्टस और अल्टो गाड़ियां शामिल है, उनको निजी कंपनी की जानब से सिंध असेंबली की पार्किंग में पहुंचा दी गई है। 25 नई गाड़ियां सिंध असेंबली पहुंचने के बाद में जो है बताया गया कि गाड़ियां तमाम तर जो है महकमा कानून, इंसाफ, प्रोसिक्यूशन व पार्लियामेंट अमूर के लिए खरीदी गई है। इन गाड़ियों में अल्टो VXR एक गाड़ी 28,27,000 रुपए की खरीदी गई है, जबकि अल्टो VXR तो टोटल जो गाड़ियां 2 करोड़ 26,16,000 की खरीदी गई है, जबकि कल्टस VXL जिसमें जो है अलर्म भी लगा हुआ है, ये गाड़ी एक गाड़ी जो है 43,16,000 की खरीदी गई है, जबकि मजमूई तौर पर ये 17 VXL कल्टस का जो कारें हैं 7 करोड़ 33,72,000 रुपए की खरीदी गई है, जबकि जो 17 गाड़ियां इनमें अलर्म भी लगा हुआ है, जबकि कल्टस और अल्टो गाड़ियां फील्ड में प्रोसिक्यूशन जो अफसरान है उनमें तकसीम कर दी जाएगी। लेकिन आज जो इस गाड़ियां जो है बाकायदा तौर पर सिंध असेंबली पहुंचा दी गई है। ये गाड़ियां ताल रजिस्टर्ड यानी इनके नंबर प्लेट्स जारी नहीं की गई, लेकिन ये गाड़ियां निजी कंपनी की जानब से सिंध असेंबली पहुंचा दी गई। एक तरफ सिंध हुकूमत की बड़ी तादाद में गाड़ियां DMC साउथ की ग्राउंड में नाकारा खस्ताल मौजूद है। दीगर जो कई ऐसी गाड़ियां जो सिंध सेक्रेटरी के अंदर भी खस्ताल में नाकारा गाड़ियां मौजूद है। कई गाड़ियों के अनोखे कब्रिस्तान में दराफत हो, लेकिन सिंध हुकूमत ने उन गाड़ियों को नीलाम करने के बजाय दोबारा से जो नई गाड़ियां खरीद करना शुरू कर दिया और नाकारा तरह जो गाड़ियां इस वक्त भी खस्ताल मुख्तलिफ मकाम पर मौजूद है, लेकिन सिंध हुकूमत की जानब से उन गाड़ियों के नीलामी के हवाले से किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए गए हैं। जी आजाद, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। 693 अशिया पर 5% से जायद 40% तक रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। रेगुलेटरी ड्यूटी जारी करने का SRO भी जारी कर दिया। गाड़ियों की पार्ट्स दरामद करने पर 5% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। कुछ अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी का नफाज नहीं होगा। मखसूस PCT कोड के हामिल चलगोजा की दरामदी पर रेगुलेटरी ड्यूटी माफ। हाम मार्बल की दरामदी पर भी रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म की गई। मजीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक SRO जारी किया गया है और इस नए SRO के मुताबिक तकरीबन 693 अशिया पर 5% से लेकर 40% तक रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो आयद की गई है और बाकायदा ये SRO जो है वो जारी कर दिया गया है और SRO के मुताबिक ड्यूटी का निफाज जो है वो 1 जुलाई से कर दिया गया है। SRO के मुताबिक गाड़ियों के पार्ट्स दरामद करने पर 5% रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो आयद की गई है। कुछ अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी का निफाज नहीं होगा। SRO के मुताबिक कुछ अशिया पर जो है वो रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो कम की गई है, जैसे कि अफगानिस्तान से दरामद होने वाली मखसूस PCT कोड की हामिल जो मूंगफली है उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो 10% तक कम की गई है। इसी तरीके से मखसूस PCT कोड के हामिल जो चिलगोजा है या फिर खाम मार्बल है उनकी दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी को माफ किया गया है। घरेलू आलात और गाड़ियों की जो किट्स है उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी जो है तकरीबन 5% तक आयद की गई है, जबकि गाड़ियों के मुकम्मल बिल्ट यूनिट पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद नहीं होगी। मुकामी वेंडर्स की जानिब से ऑटो पार्क की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद नहीं होगी। इसी के साथ साथ स्प्रिंग मशीनरी में इस्तेमाल होने वाली जो रबर या धात के बने हुए छोटे रोल्स जो होते हैं उस पर दरामदी रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो आयद नहीं होगी। तमाम इसके साथ जो दीगर अशिया हैं जिनकी तादाद 693 बताई जाती है उन पर 5% से लेकर 40% तक रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई है। जी वसीम, बताइएगा कि जैसे कि आपने बताया कि कुछ पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होगी और कुछ पर नहीं, तो इसकी क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल, ये जो कच्चे मुकाम है बिल्कुल FBR है और हुकूमत की जानिब से कुछ अशिया ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल जो है वो देखने में आता है कसरत से और उस पर जो है वो रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो आयद की जाती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ड्यूटी के जरिए से जो टैक्स है वो रेवेन्यू जो है उसका जमा करना जो है वो मकसद होता है। तो यही वजह है कि हुकूमत ने जो है वो कुछ सेक्टर्स को रिलीफ दिया है और कुछ सेक्टर से रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की है। नापरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 1.14 रुपए कमी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ज्यादा से ज्यादा 1 रुपए 16 पैसे फी यूनिट तक कमी होगी।
नेपरा ने 1 जुलाई से बुनियादी टैरिफ में कमी की हुकूमती दरख्वास्त की मंजूरी दी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का ज्यादा से ज्यादा टैरिफ 48.84 से कम होकर 47.69 रुपए हो गया। 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन का टैरिफ 1.15 रुपए कमी से 10.54 रुपए हो गया। 101 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 1.15 कमी से 13.01 रुपए हो गया। 1 से 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन का टैरिफ 1.15 कमी से 22.44 रुपए हो गया। महाना 201 से 300 यूनिट का टैरिफ 1.16 रुपए कमी से 33.10 रुपए हो गया। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी देखा जाए, कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर आई है। नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ औसतन ₹1.14 कमी की हुकूमती दरखास्त मंजूर कर ली है। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। बिजली की बुनियादी टैरिफ में ज्यादा से ज्यादा ₹1.16 फी यूनिट तक कमी होगी। नेपरा ने 1 जुलाई 2025 से बुनियादी टैरिफ में कमी की हुकूमती दरखास्त की मंजूरी दे दी है। पावर डिवीजन ने मुल्क भर में यकसा टैरिफ के लिए दरखास्त नेपरा में दायर की थी। नेपरा ने पावर डिवीजन की दरखास्त पर गुज़िश्ता रोज समाअत की थी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का ज्यादा टैरिफ ₹48.84 से कम होकर ₹43.69 हो जाएगा। 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन की घरेलू सार्फिन उनका टैरिफ ₹1.15 कमी से ₹10.54 हो जाएगा। 1 से 101 यूनिट से 200 यूनिट तक जो प्रोटेक्टेड सार्फिन उनका टैरिफ ₹1.15 कमी से ₹13.01 हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए 1 से 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन का टैरिफ जो है ₹1.15 कमी से ₹22.44 हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए जो सबसे इम्पोर्टेंट फोकस किया जाता है, माहाना 301 से 400 यूनिट का टैरिफ अब ₹1.16 कमी के बाद ₹37.99 हो जाएगा। और यहाँ पे माहाना 401 से 500 यूनिट का टैरिफ ₹1.14 कमी से ₹40.22 हो जाएगा। जबकि देखा जाए ज्यादा यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं यानी 101 से 600 यूनिट का टैरिफ ₹1.16 फी यूनिट सस्ता हो गया, ₹41.62 आ जाएगा। और माहाना 601 से 700 यूनिट का टैरिफ ₹1.16 कमी के बाद ₹42.76 हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो टैरिफ सबसे ज्यादा था जो कि माहाना 700 यूनिट से जायद का टैरिफ था वो ₹1.15 कमी के पास सबसे ज्यादा यूनिट जो है फी यूनिट ₹43.69 कर दिया गया है। टैक्सों को मिलाकर स्लैब के हिसाब से फी यूनिट टैरिफ की कीमत बढ़ जाएगी। माहाना 50 यूनिट तक घरेलू सार्फिन की लाइफ लाइन के लिए कीमत ₹3.95 फी यूनिट टैरिफ बरकरार रहेगी। माहाना 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए टैरिफ के ₹7.74 फी यूनिट बरकरार रहेगी। अच्छा अशरफ, ये भी बताइएगा कि जैसा कि नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी कर दी है, तो क्या बिजली से सताई आवाम को कोई रिलीफ मिल पाएगा? यहाँ पे देखा जाए बुनियादी टैरिफ बेस टैरिफ कहलाता है, क्योंकि जैसे कि बिजली का यूनिट बताया जो कि ₹48.70 था और बेस टैरिफ ज्यादा से ज्यादा अगर कम होगा तो आवाम को इसके हिसाब से बुनियादी टैरिफ में ही कमी होगी। तो उसके साथ साथ जो टैक्सेस होते हैं, सेल टैक्स हो गया, FD हो गया, उसमें भी कमी होगी। क्योंकि टोटल जब बिल बनता है तो बिल यूनिट के औसत के हिसाब से बनता है। जैसे कि हम 200 यूनिट की बात करें तो अगर वो 5000 का बिल अगर बन रहा है 201 यूनिट का, तो उसमें दीगर टैक्सेस वगैरह FD लगती है, सेल टैक्स लगता है, इलेक्ट्रिक ड्यूटी लगती है। तो उसकी अगर बेस टैरिफ ही कम हो जाएगा तो उसका अगर हम देखें ₹1.16 के हिसाब से, तो उसी के हिसाब से जो FD है, सेल टैक्स है, दीगर टैक्सेस है, इलेक्ट्रिक ड्यूटी है, उसमें भी कमी होगी। तो आवाम को देखा जाए जैसे कि कहा जा रहा था, हुकूमत ने वादे भी किए थे, लेकिन अभी जो बेस टैरिफ है, अगर बेस टैरिफ में जो ₹1.14 कमी की जो दरखास्त जो मंजूर हुई है उससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। न सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि जो ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं उनको भी फायदा होगा। क्योंकि बुनियादी चीज हुकूमत ने देखी है, जब से कैपेसिटी चार्जेस की मद में जो बंद IPP थे उनके ऊपर हुकूमत ने नोटिस लिया था, बंद IPP के साथ मुआहदे खत्म हुए, उसके बाद से देखा जा रहा है मुसलसल गुज़िश्ता 4 माह से बिजली की कीमतों में जो नुमाया कमी हुई है। और यहाँ पे ₹1-2 या ₹1.5 करके जो फर्क होता है, तो बेस टैरिफ में जब कमी होती है तो बेस टैरिफ का मतलब ये 1 महीने का नहीं होता है, यानी कि 1 जुलाई से लेकर अब अगले फिस्कल ईयर यानी कि जैसे 30 जून 2026 तक इस पे अमल दरामद होगा। जी अशरफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया संग मील अबूर कर लिया, तमाम रिकॉर्ड टूट गए। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, पहली बार इंडेक्स 1,29,000 की सतह अबूर। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1,481 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स की 1,29,680 तक ट्रेड। तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेज़ी का तसलसल बरकरार है। 100 इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद मार्केट ने 1,29,000 की सतह जो है वो छू लिया है। ओवरऑल माहिरीन का कहना है कि माशी आदाद व शुमार की वजह से स्टॉक मार्केट में तेज़ी का तसलसल है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए साबिक डायरेक्टर अमीन यूसुफ मौजूद हैं। अमीन भाई, बताइएगा ओवरऑल क्या मार्केट की सेंटीमेंट है? 1,30,000 का मार्केट ने इंडेक्स दिखाया है और देखें इसमें लग रहा है कि मार्केट की कंटिन्यूटी रहेगी, क्योंकि आज साल का दूसरा दिन है नए साल का, तो लग रहा है कि कंटिन्यूटी रहेगी कि उसकी वजूहत है कि पॉलिसी स्टेबल है और इकॉनमी बेहतर जा रही है और लग रहा है कि ये तसलसल बरकरार रहेगा और एक मॉनेटरी पॉलिसी जो और उसको फर्दर ट्रिगर कर सकती है, लेकिन साथ में करेक्शंस भी मार्केट में आती रहेंगी। देखिए ऑयल सेक्टर आप चले जाएं, बैंकिंग सेक्टर चले जाएं, फार्मास्यूटिकल परफॉर्म कर रहा है, टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा अमेजिंग है कि वो परफॉर्म कर रहा है। एक्सपोर्ट्स के नंबर मुझे लग रहा है बढ़ेंगे। जी ट्रेड के लेकिन डेफिसिट आया है, लेकिन वो उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन वो आगे जाके बेहतर हो जाएगा। लग रहा है FDI से या रेमिटेंस से कवर हो जाएगा। देखिए हो सकती है, बिल्कुल लग तो ये रहा, मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग अवेलेबल है। बिल्कुल, अमीन यूसुफ मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि मार्केट ने आज 1,29,000 की सतह को बहाल किया है। इम्कान यही कि मार्केट 1,30,000 की सतह को भी छू सकती है। इस हवाले से स्टॉक माहिरीन का कहना है कि माशी आदाद-ओ-शुमार मुस्बत हैं, साथ ही साथ अमेरिका के साथ भी ट्रेड डायलॉग्स चल रहे हैं और साथ ही साथ जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं और जो दीगर पॉजिटिव खबरें हैं वो स्टॉक मार्केट पर इफेक्ट कर रही हैं और यही वजह है कि स्टॉक मार्केट में जो सरमायाकार हैं वो सरगर्म है और साथ ही साथ जो बताया जा रहा है कि फार्मा और टेक्सटाइल ऐसे सेक्टर हैं जिसमें शेयर्स की खरीदारी का रुझान ज़्यादा देखा जा रहा है। जी काविश, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रिटेलर्स एसोसिएशन ने आटे की फी किलो कीमत में इजाफे का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी का कहना है कि तमाम इकसाम के आटे की कीमत पर फी किलो 10 रुपए का इजाफा होगा। फाइन आटा 100 रुपए किलो से बढ़कर 110 रुपए किलो हो जाएगा। मजीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आटे की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। बिलखुसूस मुख्तलिफ इकसाम का जो आटा है फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से आटों की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। अगर हम बात करें 2.5 नंबर आटे की, तो 2.5 नंबर आटे का जो 50 किलो का थैला है वो तकरीबन 3,850 का हो गया। ये एक्समिल कीमत है। और इसी तरीके से बात करें अगर हम फाइन आटे की 50 किलो की बोरी की, तो वो भी तकरीबन 4,000 रुपये तक भी पहुँच गई है। मैदा भी तकरीबन 3,900 रुपये तक पे पहुँच गया है। और बताया जा रहा है कि जो आटा 2.5 नंबर फ़ी किलो है वो अब मजीद उस पर 10 रुपये जो है वो बढ़ जाएंगे और जो 2.5 नंबर आटा है वो जो कि 90 रुपये किलो पर था वो 100 रुपये किलो पर पहुंच जाएगा। और इसी तरीके से फ़ाइन आटा जो कि 100 रुपये किलो तक पे दस्तियाब था वो 110 रुपये किलो तक पे पहुंच जाएगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फरीद कुरैशी जो कि जनरल सेक्रेटरी है रिटेलर एसोसिएशन के। उनसे जानते हैं कि आटे की कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजूहत क्या, आटा क्यों महंगा हुआ है, क्या वजूहत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आटे की अपनी मनमानी है, फ्लोर मिल वाली अपने मनमानी कीमतें मुकर्रर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये रेट जो है वह अब बढ़ गया है। लेकिन ये रेट कम होना चाहिए, इसलिए कि पूरे पाकिस्तान में आटे के रेट कम है। कराची में रेट ज़्यादा होने की वजह सिर्फ यही है कि गंदम बाहर से आता है, इसलिए ये रेट इन्होंने अपनी मनमानी कीमतें मुकर्रर कर रखी। सही है। तो रिटेल में अब 2.5 नंबर आटा क्या किलो हो जाएगा, फाइन आटा क्या? अभी जैसे होलसेल में जब तक रेट वो होगा, पहुँचेगा माल, तो ये 100 रुपये तक का 2.5 नंबर बिकना शुरू हो जाएगा। अभी 90 रुपये में बिक रहा है। जैसे ही और इसके बाद महंगा होने की गंदम के रेट वही चल रहे हैं, लेकिन फ्लोर मिलों ने आटे की कीमतें बढ़ा दी है। आज बिल्कुल फ्लोर मिल्स मालिकान की मनमानियाँ देखने में आ रही हैं, जिसकी वजह से फ्लोर मिल्स मालिकान ने जो है वो आटे की कीमतें बढ़ा दी हैं। रिटेलर एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी उन्होंने मुतालबा किया है कि आटे की कीमतों को कम करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया जो है वो अपना किरदार अदा करे। जी, हुकूमत का मुल्क भर के तमाम पेट्रोल पंप्स को डिजिटल करने का प्लान। स्मगलिंग का खात्मा करने के लिए अहम प्लान बनाया गया। कराची में एक पेट्रोल पंप तैयार हो गया जो मुकम्मल तौर पर डिजिटल सिस्टम पर चलाया जा रहा है। ऑयल टैंकर्स ने कितना फ्यूल आया और कितना फरोख्त हुआ,
तमाम रिकॉर्ड डिजिटल सिस्टम से मुंसलिक होगा। उसका क्या मकसद है, क्या फवायद होंगे, जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। देखा जाए हुकूमत की पॉलिसी है कि मुल्क भर में तमाम पंप जो है पेट्रोल पंप्स उनको डिजिटल करने जा रहे हैं। यहाँ एक पंप पर मौजूद हूँ जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं, मलिक खुदाबख्श, उनके पंप पे शेल पे मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डिजिटल सिस्टम यहाँ पे लगा दिया गया। उनसे जानते हैं कैसे लगाया गया है, किसने लगाया है और इसका क्या फ़वाइद हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। ये डिजिटल सिस्टम लगा लिया है आपके पंप पे, किसने लगाया है और इसके क्या फ़वाइद? देखिए, बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आप आए मेरे पंप पे। ये डिजिटल सिस्टम जो लगाया ये शेल कंपनी ने लगाया। ये पंप रेनोवेट हुआ और ये गार्बेज प्रोडक्ट पे ये पंप बना है। ये पहला पंप है। इसका काम ये है कि जो आपके पास प्रोडक्ट आया है, जो इनवाइस के साथ माल आया है, उसमें पता करे कि पूरा आया है या कम आया है, वो बता देती है। अब जो हम बेचते हैं, सेल करते हैं, उससे भी हमें पता लगे जो हमें पता था जो सेल हुआ है वो इतना हुआ है या नहीं हुआ। मैं बताता हूँ कि शहरों में, बड़े शहरों में तो आप डिजिटलाइज कंपनियाँ कर देंगी या गवर्नमेंट करेगी या कोई करेगा, जो भी करेगा वो तकरीबन कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जहाँ से स्मगल होकर प्रोडक्ट आ रहा है, जो अफगानिस्तान बलूचिस्तान का इलाका है, जहाँ से सारा प्रोडक्ट आता था, जिसको ये गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कंट्रोल करने के लिए, इसको इनकी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जहाँ से ये प्रोडक्ट निकलता है कंपनी के स्टोरेज से, वहाँ इनका कंट्रोल होना चाहिए। जो टैंक लारी वहाँ से भरती है वो कैलिब्रेट होनी चाहिए, वो उसका सिस्टम जो है वो इंटैक्ट होना चाहिए। जो आपके टैंक पंप पे आती है वहाँ तक, और पंप का रिकॉर्ड जो है इनवाइस पर होना चाहिए। इस पर हम एग्री करते हैं कि उसमें अगर ये हो जाएगा तो कोई स्मगल नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जी ये पंप राइज कर देंगे और ये स्मगलिंग बंद होगी, इट इज़ इम्पॉसिबल। ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जहाँ से प्रोडक्ट आता है, स्मगल को होकर प्रोडक्ट कहाँ से आता है, वो आप देख रहे हैं ईरानियन प्रोडक्ट आ रहा है, वो आ रहा है। इसको कंट्रोल करने के बहुत सारे और तरीके हैं, अगर वो यूटिलाइज करें। जैसे कि आपने सुना, मलिक खुदाबख्श ने अपनी 50 साल का तजुर्बा बताया। ये मैं बताऊँ आपको कयूम शेख बता रहा हूँ, ये डिजिटल मशीन है। यहाँ जो भी गाड़ी आएगी, जितना फ्यूल डलवाएगी वो यहाँ पे नज़र आएगा, वो रिकॉर्ड होगा। इसके साथ साथ जितना आपका जो टैंकर, ऑयल टैंकर यहाँ ला के जो टैंकर में फ्यूल सप्लाई करेंगे, उसकी भी गेज होगी। ये वो सिस्टम है जिसको हुकूमत चाह रही है लाने के लिए, लेकिन वाज़ेह तौर पर कहा है कि जब तक टैंकर की जो रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, यानी कि वो वन लिंक नहीं होगा स्टोरेज का, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे ये सिस्टम तो आ गया है। यहाँ पे आप कराची के एक पंप पे देख रहे हैं, डिजिटल सिस्टम जो है कंपनी ने लगाया है, यहाँ कामयाबी से चल रहा है। लेकिन साथ ही ये बड़ा मुतालबा किया है जो सीनियर वाइस चेयरमैन भी मलिक खुदाबख्श, जब तक जो टैंकर्स यहाँ सप्लाई करते हैं उनकी मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब खबर शामिल करें मौसम के हवाले से, तो आपको बताएं शहर में फिर बूंदाबांदी की पेशगोई। गर्मी की शिद्दत में भी कमी रिकॉर्ड, पारा 28 से 35 के दरमियान रहने का इम्कान। शहर के फिजाई मयार में भी बेहतरी रिकॉर्ड। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री रिकॉर्ड। मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने सी व्यू का रुख कर लिया। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है। मानसून की अगर हम पहले स्पेल की बात करें, जो कि 27 से 29 जून तक रहा, उसके बाद जो है शहर में बारिशें हुई और 50 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हुआ है। दर्जा हरारत 3 से 4 डिग्री जो है वो कम हो गया है। अगर हम बात करें इस वक्त मौसम की, जिस तरह महकमा मौसमियात ने पहले ही आगाह किया था कि इस बार जो है इस हफ्ते मौसम जो है वो अच्छा रहेगा, मतला अबर आलूद रहेगा, जबकि हल्की जो है वो बूंदाबांदी रात के औकात में होती रहेगी। मौसम इस वक्त अबर आलूद है और मरतूब है, जबकि आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से शाम के औकात में जो है वो हल्की बूंदाबांदी का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इस वक्त अगर हम बात करें शहर के दर्जा हरारत की, तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री है। अमूमन 12 बजे के दौरान जो वो दर्जा हरारत 35, 36 और 38 तक भी पहुँच जाता था, लेकिन बारिशों के बाद जो है वो दर्जा हरारत में काफ़ी जो है वो कमी हुई है। मौसम खुशगवार हो गया है। दर्जा हरारत 32 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि दर्जा हरारत जो है वो 32 से 35 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 28 से 27 डिग्री तक रहने का इम्कान है, क्योंकि रात के औकात में जो है वो बूंदाबांदी होती है, जिसके बाद जो है मौसम कदरे बेहतर हो जाता है। जुनूब मगरिब सम से बंगाल की जानिब से जो हवाएँ हैं वो पाकिस्तान की जानिब रुख कर रही हैं, जिसके बाद कराची में जो है वो तेज़ रफ्तार हवाएँ जो हैं वो दो दिन से चल रही हैं।
हवाओं की रफ्तार जो है वो 20 से 25 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 65% से ज़ायद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून की अगर हम बात करें तो मानसून के पहले स्पेल जो है वो हो चुका है। मानसून का दूसरा स्पेल जो है वो 4 से 10 जुलाई के दरमियान जो वो सिंध में दाखिल होगा। शहरियों की अगर मैं बात करूँ तो साहिल समंदर पर आना शुरू हो चुके हैं बड़ी तादाद, लेकिन अगर हम बात करें शाम के औकात की तो ज़्यादातर जो है वो रश शाम के औकात में देखा जाता है, क्योंकि उस वक्त मौसम खुशगवार होता है। लेकिन दोपहर के औकात में भी शहरी जो है वो गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए जो है वो साहिल समंदर का रुख करते हैं। यहाँ पर गुड सवारी की जाती है, ऊँट की सवारी की जाती है। ख़वातीन फैमिलीज़ जो हैं वो अपने साथ प्रॉपर जो है पिकनिक का माहौल होता है, अपने साथ खाना भी बना कर लाते हैं और इन्जॉय करते हैं। इस वक्त भी मैं आपको अगर बताऊँ तो इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएँ जो है वो साहिल समंदर पर चल रही है। मौसम खुशगवार है और आइंदा 24 घंटों की अगर मैं बात करूँ तो आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो मौसम इसी तरह खुशगवार रहेगा, जबकि बूंदाबांदी भी हो सकती है। जी रिमशा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहर कायद में मौसम तो अबर आलूद है, लेकिन साथ गर्मी भी बरकरार है। शहरियों ने गर्मी से महफूज रहने के लिए ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया। कोरंगी पुल के नीचे इमली और आलू बुखारे की शरबत पर रश लग गया। शहरी कहते हैं कि मुनासिब कीमत में शरबत पीकर फरहत का एहसास होता है। नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी खुर्शीद, आगाह कीजिएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं कोरंगी के इलाके में खड्डी स्टॉप पर, और जिस तरह से मौसम अबरालूद तो है लेकिन गर्मी की शिद्दत भी है, और उस गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरी यहाँ पर इमली आलू बुखारे का जो शरबत है वो बहुत लजीज़ है और फरहत बख्श भी है, उसकी गर्मी की शिद्दत को कम करता है। और शहरियों की एक बड़ी तादाद शरबत पीने के लिए यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त जो है वो बुजुर्ग शहरी सहाफ़ी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि लांडी कोरंगी में ये वाही जगह है जो कम आमदनी वाले लोगों के लिए बेहतर शरबत मुहैया करने के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। बहुत शेख साहब जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, इनका कहना था कि ऐसी जगह पर जो है वो ऐसे मौसम में कम कीमत में और फरहत बख्श शरबत का मिलना एक कुदरती नेमत है, और इस नेमत से मालामाल जो है वो शहरी हो रहे हैं और गर्मी की शिद्दत को भी कम कर रहे हैं। फरहत बख्श शरबत है और शहरियों की एक बड़ी तरह जो है वो यहाँ इमली आलू बुखारे का शरबत पीने के लिए मौजूद है। जी, अब खबर शामिल करें जुराइम की दुनिया से, तो आपको बताएं जुराइम पेशा अनासर से पुलिस एहलकार भी गैर महफूज। कोरंगी नंबर 3 के करीब पुलिस एहलकार कत्ल। मकतूल का ताल्लुक स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट से था। डीआईजी ईस्ट डॉक्टर फरूख अली जिन्ना अस्पताल पहुंचे। उमेर की लाश पर लगे गोली के निशान देखे। मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दिया। एसएसपी कोरंगी तारिक नवाज का जाए वकुआ का दौरा, शवाहिद का जायजा लिया। बोले सीसीटीवी फुटेज हासिल की जा रही है। मजीद जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए आज सुबह कोरंगी 3.5 नंबर में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक नौजवान 24 साल उमैर अली जो है वो जाँ बहक हो गया है। उमैर अली का ताल्लुक जो है वो बताया जाता है सिंध पुलिस के स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट से था। ये वो जाए वकुआ है। उमैर अली जो है वो इस जानिब से आ रहा था कि नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है। लाश को अब ज़ब्ती की कार्रवाई के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एसएसपी कोरंगी तारिक नवाज खुद यहाँ पर जाए वकू पर पहुंचे और मजीद जो है वो तहकीकात की जा रही है। तारिक नवाज साहब से जानते हैं, बताइएगा सर क्या वकुआ पेश आया है और ये नौजवान कौन था? बिल्कुल उसामा, इसमें अपडेट ये है कि सिंध पुलिस का ये एहलकार था जो कि 2024 में भर्ती हुआ था। अभी इस पे क्लैरिटी आ रही है कि इसमें क्या हुआ था और व्हाट वेंट रॉन्ग एक्चुअली, और इसमें जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, फोरेंसिक्स है, वो सारी चीज़ें हम इंश्योर करवा रहे हैं। मेन वाइल इस जगह पे इसकी प्रेजेंस को भी चेक किया जा रहा है। इससे कोई चीज़ वगैरह छीनी वगैरह गई है क्या? नहीं सर, दस ऐसी कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन कोई भी चीज़ हम बलाए ताक नहीं रख रहे हैं। सारी चीज़ें हम इंश्योर करवाएंगे कि इसमें क्या चीज़ें, मामले में क्या इशूज़ रहे, और जितने भी तफ्तीश के पहलू हो सकते हैं सारों को मद्देनजर रखें। सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ मिल रही है आपको? उसामा, अभी इस पे हम कर रहे हैं काम इंशाल्लाह, और जैसे जैसे क्लैरिटी आती जाएगी और कुछ चीज़ें कलेक्ट होती जाएंगी हम इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, देखें एसएसपी कोरंगी तारिक नवाज हमारे अपना मौजूद थे। यहाँ पर रेंजर्स और पुलिस की जो है भारी नफरी पहुँच गई है और तारिक नवाज का ये कहना है कि तमाम पहलुओं से जो है वह तहकीकात की जा रही है। उसकी प्रेजेंस को भी यही कोशिश की जा रही है कि वो आया अलग सुबह यहाँ पर क्या कर रहा था। अलग सुबह तकरीबन 7:30 से 7:45 बजे का वक्त था जब ये वकुआ पेश आया। नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है। अब आसपास की सीसीटीवी फुटेज और दीगर जो चीज़ें हैं उसको तमाम पहलुओं से तहकीकात की जा रही है। जो मकतूल है वो 2024 में जो है वो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट ऑटो मैकेनिक में भर्ती हुआ था। 1999 की उसकी पैदाइश है और वो कायदाबाद का रिहायशी। अब मजीद भी जो है वो पुलिस तहकीकात कर रही है।
कोरंगी में फायरिंग से पुलिस एहलकार कातिल मकतूल की शनाख्त 26 साल उमर के नाम से हुई। सबसे पहले लाश को देखने वाले शख्स का कहना था कि घर में तलावत कर रहा था कि फायरिंग की आवाज आई। बाहर आकर देखा तो लाश पड़ी थी। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। बंदा मैंने देख के नहीं है कौन है क्या मामला है। हाँ, सन्नाटा था, बिल्कुल एक्सपायर हो गया था बंदा। उसके पास उसका मोबाइल भी महफूज था, वॉलेट भी, मोटरसाइकिल की चाबी भी महफूज थी। हाँ, एम्बुलेंस मैंने बुलाई और 15 भी मैंने कॉल करी, एम्बुलेंस को मैंने बुलाया। मैंने कहा इंसानियत के नाते भाई तमाशा देखेंगे। अक्सर ये होता ना कि लोग सवाद में वाक़या हुआ, लोग तमाशा देख रहे हैं और बेचारे वो नहीं मोबाइल में जेब के अंदर ही था। गाड़ी नहीं तो गाड़ी की बैटरी ही सही। कराची में डाकुओं लुटेरों के बाद बैटरी चोर भी सरगर्म। फेडरल बी एरिया यासीनाबाद में चोर ने 2 गाड़ियों की बैटरियां चोरी की और चलता बना। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। आपको बताएं, गाड़ी नहीं तो गाड़ी की बैटरी ही सही। कराची में डाकुओं लुटेरों के बाद बैटरी चोर भी सरगर्म। फेडरल बी एरिया यासीनाबाद में चोर ने 2 गाड़ियों की बैटरियां चोरी की और चलता बना। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। ईद उल अज़हा से कबल मवेशियों के 20 व्यापारियों से तकरीबन 1 करोड़ रुपए लूटने की वारदात। लूटमार में मुलव्विस 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा बरामद कर लिया। 5 मुलजिमान अब भी मफरूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शायान अली से। जी शायान, अपडेट कीजिएगा। आज देखिए, थाना गडाब टाउन के हुदूद में ईद उल अज़हा से कबल व्यापारियों से, मवेशी के व्यापारी जो है उनसे 1 करोड़ से तकरीबन 1 करोड़ की रकम के करीब जो है वो वारदात का मामला है, जिसमें जो है 10 रुकनी गुरों में से 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें जो है 2 पुलिस एहलकार भी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक जो व्यापारी है वो शहर से दूसरे शहर जा रहे थे कि सुपर हाईवे में उनको एक वीगो गाड़ी में मुलजमान की जानिब से जो है इस्तेमाल करते हुए उनको व्यापारियों को रोका गया था और तकरीबन 1 करोड़ की रकम जो है वो उनसे वारदात के तौर पे लूट ली गई थी, जिसके बाद जो है मुकदमा थाना गडाब टाउन में दर्ज कर लिया गया था। मुलजमान में नदीम, कैसर, सफ़ीर, नूर शेर खान और अदनान उर्फ पठान जो है शामिल है। कहा जा रहा है कि मुलजमान का गुरोह जो है 10 रुकनी है, जिसमें से जो है 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम जो है 5 के लिए छापे मारे जा रहे हैं। टोटल जो है गुरोह में 10 अफराद शामिल है। मजीद जो है उनमें भी बताया जा रहा है कि 2 पुलिस एहलकार है, जिनकी मैं अगर शनाख्त की बात करूँ तो बताया जा रहा है कि 10 अफराद में से जो है 5 मफरूर हैं और जिनकी शनाख्त बताई जा रही है कि इम्तियाज़, बशीर, सईद, शहजाद और अहमद शामिल है, जबकि मजमूई तौर पर जो है 4 पुलिस एहलकार भी इनमें मौजूद है, जिनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। जी, तब आपको बताएं, कराची की शाहराहों पर चिंची रिक्शों पर पाबंदी का मामला अदालत पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट ने चिंची रिक्शों पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने 16 जुलाई तक फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज जमारी से। जी मुमताज, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल देखें जी, सिंध हाई कोर्ट कराची में आज कराची के मुख्तलिफ शहरों में चिंची रिक्शे पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चिंची रिक्शा एसोसिएशन की जानिब से दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है और वकील दरख्वास्त गुजार ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि पहले 12 शहरों पर चिंची रिक्शा पर पाबंदी आयद की गई थी, बाद में जो नोटिफिकेशन में तरमीम करके कराची के 30 ऐसी शहराएँ हैं जहाँ पर चिंची रिक्शाओं पर पाबंदी लगाई गई है। वकील दरख्वास्त गुजार ने यह भी मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पाबंदी से कबल जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं और जो चिंची रिक्शा ओनर्स या एसोसिएशन के रहनुमा हैं उनसे मुशावरत नहीं की गई है और नतीजा यही निकला है कि जो अहम शहरों पर चिंची रिक्शा पर पाबंदी आयद की गई है। उनमें यह भी कहना है कि शहर भर में 60,000 से ज़ायद जो हैं वो चिंची रिक्शे चलते हैं जो कि इस पाबंदी से मुतासिर हुए हैं, जबकि उनका ये भी कहना है कि 80% चिंची रिक्शे पाबंदी वाले रूट्स पर चलते हैं जो कि अब इस रूट पर ना चलने की वजह से वो मुतासिर हुए। लिहाजा अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए हैं और अदालत ने दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है अब वो 16 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। जी, इसी पर मजीद बात करें कि चिंची रिक्शा एसोसिएशन के वकील ने तफसील में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। गवर्नमेंट ने कमिश्नर कराची की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया और पहले नोटिफिकेशन में 12 रूट्स को बंद कर दिया रिक्शों के लिए कि ये जो है ना यहाँ पे रिक्शे ये चल सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो दूसरा नोटिफिकेशन अमेंड किया गया जिसमें 20 रूट्स बंद कर दिए गए।
ये गरीब लोगों की रोटी और रोजी का मसला है, तो ये पिटीशन उन्होंने यहाँ पे लगाई। और बात कि जो 44 के तहत कमिश्नर कराची को कोई इख्तियार ही हासिल नहीं है कि वो जो है ना किसी सूरत में पाबंदी लगा सके, क्योंकि जो अमेंडमेंट हो गई है उसके अंदर अब जिला नाजिम ही वो वाहिद शख्स है जो कि जो है ना उसके अंदर अमेंडमेंट या उसको इम्पोज कर सकती है। लेकिन उसके लिए पहले जहाँ पे 144 न्यूसेंस के हवाले से बात करते हैं तो वहाँ एग्रीड पर्सन्स को बुलाया जाएगा, उनको सुना जाएगा, और अगर वो तसल्ली बख्श जवाब न दे सके तो उसके बाद जो है ना उसकी इम्पोजिशन होती है। इस पे चूंकि पहले भी वो पिटिशनें हुई, हाई कोर्ट में भी हुई, जो है ना वो इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी हुई। अब ये यहाँ पे हम आए हैं, 16 तारीख के लिए नोटिस कर दिया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी 60,000 के करीब रक्शे, और उसमें से 80% इन जो 20 रूट्स है इससे मुतासर हो रहे हैं। और चूंकि ये रक्शे किसके होते हैं, या तो किसी बेवा के होते हैं या किसी पेंशनर के होते हैं। अब उसमें एक रक्शे के तहत जो है वो एक ड्राइवर का रिस्क भी किया, वो जो बेवा थी उसके घर अगर कुछ आता था वो भी किया, और अब शराय फैसल पे अगर एक खातून खड़ी होती है कहीं जाना चाहती है तो अगर उसको रक्षा नहीं मिलेगा तो वो कैसे जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का मसला तो कराची में सबसे शदीद मसला है, और इसको समझने के बजाय जो है ना वो साबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश, शो कोर्स का जवाब जमा करा दिया गया। 2 बार नोटिस जारी करने के बाद भी मुल्जिमान इंक्वायरी में पेश न हुए, जिस वजह से कार्रवाई की गई। सरकारी वकील का जवाब में मौकफ, जब आप इंक्वायरी का सामना नहीं करेंगे तो इस तरह की मुश्किलात तो होंगी। अदालत का दरख्वास्त गुजार से मुकालमा, रिमार्क्स दिए आप अपना और दूसरों का वक्त जाया कर रहे हैं। तफ्तीशी अफसर की आइंदा समाअत पर पेशी से इस्तिस्ना की इस्तदा मंजूर। दरख्वास्त पर मजीद समाअत अगस्त के दूसरे हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। थाना पीआईबी कॉलोनी से लापता शहरी की बाजियाबी की दरख्वास्त, तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई, लापता शहरी का कोई सुराग मिला, अदालत का इस्तफसार, शहरी पुलिस की तहवील में है एडिशनल एसएचओ का जवाब, शहरी के खिलाफ किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए हुए। इस्तफसार पर एडिशनल एसएचओ अदालत को मुतमईन न कर सके। एडिशनल एसएचओ पीआईबी कॉलोनी पर अदालत बरहम, आपको कुछ पता ही नहीं, आप एडिशनल एसएचओ कैसे बन गए, अदालत के सख्त रिमार्क्स। आइंदा समाअत पर एसएचओ पीआईबी कॉलोनी से जवाब तलब। कत्ल और इक़दाम कत्ल का मुकदमा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जनूबी की अदालत में केस की समाअत। अदालत ने 4 साल बाद मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मुल्जिम को बरी कर दिया। मजीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कत्ल और इक़दाम कत्ल का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में केस की समाअत हुई है, जहां पर अदालत ने 4 साल बाद इस मुकदमे का फ़ैसला सुना दिया है। दौरान ट्रायल इस्तग़ासा मुल्ज़िम पर जुर्म साबित करने में नाकाम रही, जिसके बाद अदालत ने मुल्ज़िम शरीफ खान को इस मुकदमे से बरी करते हुए उसकी रिहाई के अहकामात भी जारी कर दिए हैं और जेल हुक्काम को ख़त तहरीर किया है कि मुल्ज़िम किसी और मुकदमे में नामज़द नहीं तो उसे फिलफौर रिहा किया जाए, क्योंकि मुल्ज़िम जुडिशल रिमांड पर जेल में था। अदालत ने ये फ़ैसला दोनों फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर सुनाया है। इस्तग़ासा का इसरार था मुल्ज़िम को सज़ा दी जाए, ताहम अदालत ने कहा कि अदम शवाहिद की बुनियाद पर मुल्ज़िम को बरी किया जाता है। मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ 2021 में थाना परेड टाउन में मुकदमा दर्ज किया गया था। अब आपको बताएं, मुहर्रमुल हराम का 6ठा रोज़ आ गया, मगर शाह फैसल कॉलोनी नंबर 4 के अज़ादारान बदस्तूर बल्दियाती सहूलियात से महरूम। जुलूस की गुजरगाहें गंदे पानी में डूबी हुई हैं, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, जबकि पानी बिजली गायब है। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आयाम अज़ा का आज 6ठा रोज़ है और इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ शाह फैसल नंबर 4 जो कि UC1 लगती है, जहाँ पर दावे तो बुलंदोबांग किए गए थे कि अज़ादारान को सहूलियात की फराहमी के हवाले से अमला मुतहर्रिक है और काम किया जा रहा है, लेकिन मेरे कैमरामैन वाहिद अहमद खान आपको दिखाएंगे कि ये सूरत हाल है। इस मकाम पर 4 जो है बड़ी इमाम बारगाहें हैं, जहाँ से जो है आज भी एक जुलूस, बड़ा जुलूस जो है वो बरामद होना है, लेकिन रास्तों की सूरत हाल जो है वो
कैमरे की आंख आपको दिखा रही है कि सीवरेज के पानी में ये डूबी हुई हैं। अंदरूनी गलियों में सफाई सुथराई का निज़ाम भी जो है वो दरम बरम दिखाई देता है और ऐसी सूरत हाल का सामना है जैसे मुंतखब नुमाइंदे सिरे से मौजूद ही ना हों। हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम एक इमाम बारगाह के मुंतज़िम, इनसे बात करते हैं। आज अयाम अज़ा का छठा रोज़ है और शाफिसुल कॉलोनी से बहुत बड़ा जुलूस निकलता है आज ना, तो सफाई सुथराई का कुछ भी ना कोई पुरसाने हाल है, ना कोई आके देख रहा है, सिवाय लाइटिंग के अयाम अज़ा में कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ मीटिंगें हुई हैं और बातें हुई हैं। ठीक है, हमें जो है वो दिलासे दिए गए हैं कि आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, आज हम ये काम करवा रहे हैं, आज ये रोड बनवा रहे हैं। एसी ने भी आके इमाम बारगाह में बोला कि मैं जो है वो कारपेटिंग करवा दूंगा और ये जो है जो रोड टूटे हुए हैं उनको मैं सही करवा दूंगा। तकरीबन 17 इमाम बारगाह, ठीक है, यहाँ पे ना और लातादाद अशरे ख़वातीन के, आप मेरे साथ चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, हर घर में अशरा हो रहा है, ना उनके घर पानी है, ना उनके घर बिजली है, ना उनके घर गैस है। ठीक है ना, लोग परेशान हुए हैं आज़ादारी के लिए, कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आके सिर्फ वीडियो बनवाते हैं, इमाम बारगाहों में तस्वीरें खिंचवाते हैं, बयान देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि फ़ोटो सेशन से आगे मामला नहीं बढ़ पा रहा है, से फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि जंगी बुनियादों पर इन मामलों को हल किया जाए ताकि आज़ादारी की बाकाया जो आयाम हैं उनमें जो है ये इबादत जो है वो पुरसुकून और बेहतर साफ़ सुथरे माहौल में की जा सके। जी।